अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा अरखोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और मुबशर ज़ैदी। और जब हम जैसे बदनाम ज़माना मीडिया वाले लोग डर कर पब्लिक में जाते तो अक्सर दो ही सवाल पूछे जाते हैं। एक तो कि कितने लिफाफे पकड़े आपने आज, जिसका ज़ाहिर है कि हम जवाब नहीं देते। और दूसरा जो आजकल सवाल जो मेरा ख्याल है कि सबके ही लबों पर है वो ये है कि यार मुल्क में क्या हो रहा है, आप ही हमें कुछ बताएं। तो जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो ज़ाहिर है हमें अगर मगर करके किसी ना किसी तरह से पतली गली पकड़ के वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपसे हम, या कम से कम मैं सच बोल दूंगा कि किसी को कुछ नहीं पता, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और अगर कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है कि सर मैं आपको बताता हूं कि असल गेम क्या हो रही है, सारे झूठ बोल रहा है। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। हम क्या करते हैं कि हम सिग्नल्स देख रहे होते हैं कि क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, कि क्या कोई साइन मिल रहा है या नहीं। और सिग्नल्स भी हैं और साइंस भी हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं। अब आप इनको समझने की कोशिश करें और इनको देखने के बाद खुद डिसाइड करें कि मुल्क की गाड़ी किस तरफ जा रही है। ना ड्राइवर को पता है, ना मैकेनिक को पता है, ना ट्रैफिक पुलिस को पता है, और हर किस्म की खबर गर्दिश कर रही है ऑल द टाइम। तो मुबशर, आपके पास मैं आऊंगा कि आपके पास क्या एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग किस्म की खबरें हैं, आज हो क्या रहा है भाई? मुझे तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लगता है हुकूमत के शशे टाट हो चुके हैं। अच्छा हैं और इसका सबूत ये है कि हुकूमत जो है, आपने देखे कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो जो अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि वो रिज़ाइन कर दें और पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं। और ये हिदायत जो है उनको नवाज़ शरीफ की जानिब से आई है, ठीक है। मगर इसमें मसला ये है कि उन्होंने यही बात जब आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं करें और थोड़ा और इसको टाइम दें। और वही जो कहानी है कि आप ये जो है वो जो इंतखाबी इस्लाहात कर लें या नैब इस्लाहात कर लें या IMF का भी इंतज़ार कर लें, IMF का इंतज़ार कर लें। और कहाँ ज़ाहिर नैब इस्लाहात का तो अब बेड़ा अदालत उज़्मा ने उठा लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अब कुछ हो सकेगा, मगर इंतखाबी इस्लाहात कर लें। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं? उन्हें भी पता है कि हुकूमत शदीद मुश्किल में है इस वक्त। अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करते हैं तो 25 से 30 रुपये आपको से पेट्रोल में और 35 से 40 रुपये आपको डीजल में करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? तूफ़ान। हम इकोनॉमिस्ट से बात भी कर चुके हैं, वो कहते हैं कि आपकी आमदनी कम से कम 20% जो है और कम हो जाएगी, आपकी क़ुव्वत ख़रीद। देखो ये इजाफा तो कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत में, जितना आप कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। लेकिन मसला इस हुकूमत का ये नहीं है कि इसे इजाफा करना है या नहीं करना है। मसला ये है कि इतना बड़ा स्टेप है कि सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून की चूँकि मेजॉरिटी हुकूमत है वो नहीं ले सकती। इसीलिए तारीख़ में शायद पहली बार साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा खुल के कहा है कि हम इस इशू को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने ले जा रहे हैं। बादियुन नज़र में हमने सुना है एटॉमिक इशू हो, खारजा ताल्लुकात का इशू हो, भारत से मसला हो, कश्मीर का मसला हो, ये तो हमने देखे हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी का मसला हो। लेकिन पहली बार किसी इस तरह के इकनॉमिक इशू को कि पेट्रोलियम की कीमतों में सब्सिडी वापस ली जाए या नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इशू के कमेटी के सामने ले जाने का मतलब ये है कि कल कला अगर हमारे ऊपर इसका फॉल बैक होता है तो ना सिर्फ कोएलिशन पार्टनर्स बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के मेंबर्स हैं, वो भी उसके मिनट्स में उनके भी नाम हो। ये इतना अहम फैसला लेकिन है। मैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ये समझाएं कि उससे क्या होगा। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया कि अच्छा कर दें, उससे क्या होगा? उससे ये सिग्नल मिलेगा, जो शहबाज हुकूमत है वो उसको शायद ये यकीन हो जाए कि ये जो हैं ये इन फैसलों में ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये वाकई हमारे पीछे खड़े हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे। अच्छा, पीछे खड़े हैं इसलिए कि अभी तक यकीन नहीं है इन्हें, और हाथ में छुरा नहीं है। ये और ये अगर मुस्लिम लीग नून या हुकूमत इस बात पर यकीन कर ले तो मेरे ख्याल में उनसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में छुरा नहीं है। ये हमारी डिबेट चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मौलाना फजल रहमान साहब, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इत्तेहादियों की आपने बात की, उन्होंने सुन लिया, जाहिर है, तो सुन लेते हैं उनकी। हम
तहम्मुल और बर्दाश्त के लोग हैं। हमने हर मुश्किल को बड़े सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अमूर किया, लेकिन यही वो मकाम है, यही वो मंजिल है, यही हुर्मत रसूल का वो मकाम है जहां सब्र का बंधन टूट जाता है, जहां तहम्मुल का बंधन टूट जाता है, जहां बर्दाश्त नाम की कोई चीज उसकी कीमत नहीं रहती। इमरान खान सुन लो, तुम्हें लोगों ने, मगरिब ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, यहूदी लाबी ने आसमान पर चढ़ा दिया। वेलकम बैक। कराची में मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे थे और उनके खिताब से मुझे लगा कि अब बार जो है बकौल मेरे तो ऊपर हो रहा है और आपके बकौल नीचे जा रहा है। मज़हब को सियासत में मिलाने का जो कार्ड है, जो खान साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इधर से हर आदमी जिसका बस चल रहा है इस्तेमाल कर रहा है। बात यह हो रही थी कि हुकूमत क्या खड़ा रहेगी या जाने वाली है, जो इस तरह की अफवाहों पे बात हो रही थी। तो आज सरगोदा में जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम नवाज़, उन्होंने बहुत ही धुआंधार जो एक जॉनरा सेट किया है खान साहब ने, उस जॉनरा के हिसाब में उन्होंने एक धुआंधार किस्म की, धड़म धकेल किस्म की तकरीर की और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये हिंट दिया कि जिस तरह के हालात हैं और हमारे काबू में जो है नहीं आ रहे हैं, तो इससे बेहतर कि आप हुकूमत छोड़ने पर गौर करें। सरगोदा के मेरे शेरों, मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई तबाही, बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है? हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। इससे ज़्यादा क्लियर तो आप हो नहीं सकते। मरियम ने कुछ दिन पहले भी इसी तरह की बात की थी, फिर शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह भी इसी बात के हक में है कि ये जो है हमें गंद उठाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर है कि इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि अच्छा, जब इतनी ही जल्दी थी तो क्या आपको हालात का अंदाज़ा नहीं था, या आप फिर कुर्सी पे इतनी क्यों आपने तवज्जो दी? आपने उस तहरीके में इत्मीनान वाली मूवी क्यों की? अगर आप क्यों आए? जब आपको अभी इस तरह की बातें आपको करनी थी तो उसका भी मरियम ने जो है जवाब देने की कोशिश की। हम हुकूमत में इसलिए आए थे कि ये इमरान खान अपने शरीके जराइम के साथ अगली हुकूमत भी, अगले इलेक्शन पे भी डाका डालने की तैयारी कर चुका था। ये अगला इलेक्शन भी धांधली के जरिए उचक कर ले जाने की तैयारी कर चुका था। तो सरगोदा वालों याद रखो, इमरान की हुकूमत गिरा के हमने इमरान खान के 12 साल के प्लान को फेल कर दिया। अच्छा, अब इससे आप ये जो एक्सप्लेनेशन दी है या जो भी आप इसे कहें, आप अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन शायद पहला जवाब है इस सवाल का जो पब्लिकली कहा गया है। देखिए, अंदर खानी तो यही बात होती है कि सर आप बताएं उनके वो मिल गए थे और फिर ये प्लानिंग कर रहे थे। पब्लिक डोमेन में शायद पहली बार इस तरह इसको आर्टिकुलेट किया और बहुत देर से ये इनका बयानिया होना चाहिए था डे 1 से, क्योंकि मैदान, नैरेटिव का मैदान तो खान साहब लूट लिया है ना सर इनसे। अच्छा, कई दिन से कह रहा था कि नवंबर इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसका यही मतलब, वो यही मतलब। दूसरा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था
कि आपको करना ये चाहिए था, जैसे ही आप हुकूमत में आए थे तभी आप असेंबलियां तोड़ देते और चले जाते कि जी वो जो है ना 5 साल के लिए क्लियर मैंडेट दें आप किसी हुकूमत को जो मईशत चलाए। अब भी ठीक है, अभी भी इसलिए कि हम तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत बनने से पहले कह रहे थे कि अगर ये हुकूमत में आते हैं तो इनका काम ही ये होना चाहिए कि फौरन जो है आप कह रहे थे कराएं और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कि तहरीक अदम एतमाद को जो है जिस तरह गैर आइनी तरीके पे साबका हुकूमत ने उससे निमटने की कोशिश की जी, लिहाजा तारीख और रिकॉर्ड की दुरुस्ती और आइंदा के लिए ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल हुआ। इसकी वजह से आइंदा तहरीक अदम एतमाद के साथ वो हशर नहीं होगा। लेकिन हुकूमत में आते ही पहला काम ये होना चाहिए था, इसलिए कि कोई भी जानता था कि मईशत की क्या सूरत हाल है, ब्रेक लेना है। एक इकोनॉमिक प्लान के ज़रिए, जिस प्लान के ज़रिए आपका बैरूनी मुल्क कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार कम हो और मुल्क के अंदर ऐसी फिस्कल मैनेजमेंट की जाए जिसका एक मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है, जो दिन रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि ये वो वज़ीर आज़म है जिसको डॉलर की प्राइस का इंक्रीज़ टीवी से नहीं पता चलता, जो सुबह उठकर ये नहीं कहता कि आज डॉलर की प्राइस क्या है तो मुझे सुबह उठकर टीवी से पता चली। ये वज़ीर आज़म दिन रात को सोता नहीं है और आज पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किल से गुजर रही है उसका सदेबाप करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और कल ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तमाम गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बैन कर दी गई हैं। और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकनॉमिक प्लान के तहत, और ये तमाम चीज़ें 2 महीने के लिए जो इसका फौरी फॉरेन रिज़र्व एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और सालाना ये तमाम चीज़ें बैन करने के साथ साथ सालाना जो इसका इम्पैक्ट है दीगर इक़दामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होता है। अव्वलीन तरजीह इस वक्त है वो हमारा इम्पोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। और इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल लेवल के ऊपर जो मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है ये डायरेक्ट उसको फ़ायदा होगा। जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो लोकली जो प्रोड्यूस होते हैं उनके इस्तेमाल में इजाफा होगा। लोकल इंडस्ट्री जो है उसको तरक्की मिलेगी। मुल्क के अंदर लोकली इस इंडस्ट्री के इंक्रीज़ होने से जो रोज़गार है, जो 60 लाख लोग 4 साल में बेरोज़गार कर दिए गए, और जो तमाम इम्पोर्टेड काबीना, तर्जुमान, मुशीर जिनको यहाँ नौकरियाँ दी गई जो इस वक्त तक एक्सपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी शक्लें भी नज़र नहीं आती, तो मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देकर मुल्क के अंदर रोज़गार का इंतज़ाम इस इकनॉमिक प्लान के ज़रिए किया जा रहा है। इस इक़दाम से ना सिर्फ डॉलर प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी फॉरेन रिजर्व्स में, बल्कि इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट और मुल्क का जो इन्हिसार है कर्ज़ों के ऊपर वो भी कम होगा। वेलकम बैक जी। और जाहिर है कि सियासत और मईशत साथ साथ ही चलती हैं, तो आज बिल आखिर हुकूमत ने इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान के तहत एक फैसला किया है, एक अनाउंसमेंट की है, और वो ये है कि 38 लग्जरी इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी लगा दी है, जैसे कि शैम्पूज, टॉयलेटरीज, कॉर्नफ्लेक्स, कन्फेक्शनरीज भी। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम कितनी पेस्ट्रियाँ इंपोर्ट करते हैं, हम तो वो पाइनएप्पल सफ़ेद केक खाने वाली कौम है, या फिर ब्लैक फॉरेस्ट केक। लेकिन इससे कोई फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा होगा तो कितना फ़ायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा और किन का नुकसान होगा। इसमें सिगरेट, कारें और मोबाइल फोन भी जी काफ़ी आइटम्स हैं। उसके साथ साथ जो उसमें है वो फ्रूट्स भी हैं जो अक्सर आप देखते हैं, कारपेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में नहीं जो दूसरे फ्रूट्स भी आते हैं, आपने देखा न्यूजीलैंड के सेब आ रहे हैं और वो सारा उनके ऊपर भी। अच्छा,
मार्च के बाद अब अप्रैल में जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा $392 मिलियन कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो 13.779 बिलियन ऑलरेडी जो है वो हो चुका है इस साल का। तो ये जो डेफिसिट है ये काफ़ी आगे जाएगा और हमें जो है प्रॉब्लम बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा। हाँ। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो जाहिर है हमें ये नजर रखना होगा कि ये शायद पहला स्टेप अनाउंस हुआ है, तो ये पूरी इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान नहीं है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही चीज़ हमारे सामने आई है, तो हम इसी पर ही बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी शाहरुख वानी साहब, इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर गलती हो गई तो मुझे करेक्ट कर दें शाहरुख साहब। शाहरुख, लग्जरी इंपोर्टेड आइटम्स पर जो पाबंदी लगी है और आपके सामने भी लिस्ट है, टोटल अगर हम इंपोर्ट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो कितना बनता है? 1%, 2%, 3%? ये कुछ इसी तरह बनेगा। ये बिल्कुल मेरे राय में तो बिल्कुल भी कोई वाइज डिसीजन नहीं है, ना ही कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन है। और इसकी वजह है मैं आपसे आगे पेश करता हूँ। पहली तो ये है कि पाकिस्तान, और ये हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में कि हम कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम तकरीबन 20% मीशत का जो हमारा साइज़ है वो इंपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश और भारत दोनों इतना ही इंपोर्ट करते हैं तकरीबन अपनी मीशत का साइज़। अब मसला यहाँ ये है कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, यानी तकरीबन आधा 8 से 10% के लगभग, बल्कि वो 1990 के बाद से। तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा बेहतर होता, ना कि आप इंपोर्ट्स को कम करें। और इसकी 2 और वजह बताता हूँ। दूसरी वजह इसकी यह है, स्पेशली इस डिसीजन की, कि लग्जरी गुड्स तो बिल्कुल भी कोई खास इंपोर्ट नहीं करते, और जो करते हैं वो स्मगल होते हैं। पिछले 10 माह का अगर डेटा ले लें तो हमारे जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स हैं, और ये हर साल तकरीबन यही होता है, वो पेट्रोल है जो हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है, मशीनरी इक्विपमेंट होती है जो आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ और बाकी फैक्ट्रियाँ इस्तेमाल करती हैं, मशीनरी बाहर से आती है, केमिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, वो बाहर से आते हैं, और फिर जो एडिबल ऑयल हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से आते हैं। और इनको अगर मिलाएं तो ये 60% से ज़्यादा आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो तो इन चीज़ों के ऊपर है, और ये इनको आप रोक नहीं सकते। आपकी मीशत जो है ना वो रुक जाएगी। ये तो आपके कोर है, आपकी मीशत को चलाने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, और बल्कि फ्यूल का तो, पेट्रोल को तो आप सब्सिडाइज भी कर। और जो ये चीज़ें जिस तरह चीज़ हो गई, और मैं अभी आप इंतज़ार कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये चीज़ जो है वो 0.01% है इंपोर्ट पाकिस्तानी कानूनी तौर पे। चॉकलेट 0.02% है, और मछली भी तकरीबन इतनी है। तो ये ना होने के बराबर इंपोर्ट्स है। तो इस तरह शाहरुख, सॉरी, तो एक तरह से हमें मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तकरीबन $6 बिलियन का फ़र्क पड़ेगा इन लग्जरी आइटम्स के ना आने से, जबकि जो खसारा है कुल मिला के $40 बिलियन के आसपास बताया जाता है। $6 बिलियन नहीं, 6 नहीं, $6.6 बिलियन जो है वो है। ये जो अभी हुकूमत ने किया है वो बहुत फ़र्क पड़ा तो $1 बिलियन पड़ेगा। बाकी माहिरीन कह रहे हैं कि 3 बिलियन तक मैक्सिमम नहीं, वो अच्छा, एक और इसमें एक और पहलू है शाहरुख। अब ये जो आइटम्स हैं, अब हम जानते हैं कि देखें, अब इससे ज़ाहिर है कि स्मगलिंग और खेपियों की तो ईद है, और अगर आप स्मगलर रहे हैं या खेपिए हैं तो दिल की गहराइयों से आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ, मुझे भी अपने साथ रख लें। शाहरुख, एक और जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि जो एक्चुअली लीगली इंपोर्ट होते हैं, अब ज़ाहिर है उन पर ड्यूटी भी दी जाती है, तो जब हम सिर्फ देखते हैं कि सर इतने इंपोर्ट बच रहे हैं, हमें इसके साथ ये भी तो देखना होगा ना कि कितनी ड्यूटी कम मिलेगी हुकूमत को। तो अब जाहिर है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपने एग्जैक्ट नंबर्स इसके देखे होंगे इस मुद्दत में, लेकिन अंदाजन लॉस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी। और एक और चीज के रिटेल सेक्टर जो इन चीजों की खरीदो फरोख्त करता है, यहाँ हजारों लोग वो भी जो टैक्स देते हैं ना कोई थोड़ा बहुत, उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी नजर में? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। पहला तो इसमें पाकिस्तान जो FBR है उसका तकरीबन मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो इंपोर्ट टैक्सेशन से ही आता है, और बल्कि अब FBR की ये बढ़ी भी हैं रेवेन्यू इनटेक, जिसकी बात भी हुई थी, तो वो भी तकरीबन जो इंक्रीज वो लार्जली इंपोर्ट्स की टैक्सेशन से आया, क्योंकि वो आसान होता है टैक्स करना इंपोर्ट्स को, तो वो उसी थ्रू करते हैं। अब उसको कितना इसमें इम्पैक्ट आएगा वो कैलकुलेट करना होगा। और उसके बाद जो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, इसका एक मैशत पे भी इम्पैक्ट होता है कि आप जब रिटेल का जो इम्पैक्ट है और उस बाकी सेक्टर्स के ऊपर क्या है। और इसके अलावा भी जो लॉजिक है इसके जो पीछे, वो ही मुझे बड़ी नापसंद है, और वो मोस्ट इकोनॉमिस्ट
दुनिया में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो है ना हैवी, उनको नापसंद इसीलिए करते हैं। और इसकी दो वजह आते हैं। एक तो ये है कि जब अब ये इन चीज़ों में तो नहीं होता, मगर जो अगर जब भी इम्पोर्ट्स जो आपके आती हैं वो एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है। अब वो बंदा लैपटॉप भी खरीदता है, उससे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो ये लिंक्ड है सप्लाई चेन। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं होता जिस तरह हम अक्सर गुफ्तगू में सुनते हैं कि इंपोर्ट्स कम करते हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, इस तरह नहीं होता। और उसकी दूसरी ये है कि जब आप इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो जो आपकी पाकिस्तान में कंपनी है उनका इंसेंटिव जो होता है ना कि बाहर जाके कम्पीट करना, वो कम हो जाता है, क्योंकि उनको आपने एक और मार्केट जो है ना कैप्चर करके दे दी। अगर कोई चॉकलेट कर रहा है वो बाहर क्यों जाके बेचेगा, इतना पैसा लगाएगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन होगी, बाहर जाके क्लाइंट्स ढूंढेगा। वो जब पाकिस्तान को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस बंदे के लिए, उस फैक्ट्री वालों के लिए, और उसका जो मेन जो कॉस्ट देंगे वो लोग वो चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि वो महंगी खरीदेंगे और कम क्वालिटी की खरीदेंगे, मगर वो पाकिस्तानी खरीदेंगे। तो ये जो है इसके पूरा जो इम्पैक्ट होता है मैशत के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इसको देखना है। उसके अलावा जो कोर है वो आपने एक्सपोर्ट्स को तो बिल्कुल कंपैरेटिव नहीं किया। आपकी जितनी भी ग्रोथ रही है, मुझे याद है रज़ा बाकर साहब ने एक प्रेजेंटेशन में खुद दिखाया था मैप हमें कि वो जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं आपकी 1990 के बाद से, वो तमाम जो जीडीपी ग्रोथ है वो बेस्ड है कंजम्पशन के ऊपर, और कंजम्पशन जब बढ़ती है वो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और आपकी इकॉनमी ओवरहीट हो जाती है। अभी 5% से ऊपर गई है तो इकॉनमी ओवरहीट कर गई और डेफिसिट बढ़ गया, आप जो है ना बिल्कुल अब कियास में खड़े हो गए। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल एक कॉस्मेटिक सा चीज़ है जिससे कोई लार्ज स्केल इम्पैक्ट नहीं होगा। जो लॉजिक का नुकसान है वो बल्कि इस लॉजिक को बढ़ाने से नुकसान ही होगा, पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी। इस लिस्ट में ऑटोमोबाइल्स सर फहरिस्त हैं, बाहर से नहीं मंगवा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी हो गई चांदी। अब वो जितनी चाहें कीमत बढ़ा रहे हैं। पहले ये कार्टेल या मोनोपोली जो है वो बनी हुई है, कम से कम बाहर से जो रिकंडीशन गाड़ियाँ वैसे गाड़ियाँ आती थी तो प्राइस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता था। फिर सबसे अहम है मोबाइल फ़ोन, वो भी अब नहीं मंगवा सकते आप बाहर से। मैं ये जानना चाहता हूँ तो क्या पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनते हैं या इतने बनते हैं कि अब उस पर भी पाबंदी लग गई है और गाड़ियों पर भी पाबंदी लग गई है? इससे क्या है, नुकसान है फ़ायदा? अगर आपके पास यहाँ लोकल फैक्ट्री है या आपके पास गाड़ियाँ काफ़ी सारी, आपके लिए फ़ायदा। अगर नहीं है, अगर आपने खरीदनी है तो आपको नुकसान है, डिपेंड फ़ायदा हो रहा है। मगर ये सॉल्यूशंस नहीं है। अब गाड़ियों का आपने ये देखिए इतना दुरुस्त है कि आप की कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ये 4-5 गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स तो नहीं, खैर असेंबलर्स हैं जो कराची में, इनके ये पाकिस्तान में ज़्यादा उसको इंडिजिनस करें प्रोडक्शन को। मगर ये इंसेंटिवाइज तो उस तरह नहीं होता। आपने अगर गाड़ियाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी, महंगी कर दी, आपने इसमें तो थोड़ा उन्होंने जो उसके यूनिट्स जो बने वो आते हैं, यूनिट्स गाड़ियों के जो असेंबल होते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो ये इज़ नॉट द वे टू गो। और जब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे अपनी मैशत में तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकोगे। वो ये है कि आप इंपोर्ट भी ना करें, एक्सपोर्ट भी ना करें, मैशत बंद कर दें और बैठ जाएं कि बिल्कुल सब खत्म हो गया, डेफिसिट बन गए, तो दैट्स नॉट द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑब्वियसली। अच्छा शाहरुख साहब, अब ये तो आ रहे हैं इंपोर्ट कट कर दिया, ये कर दिया, जो असल मसला है जो फ्यूल का है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे। 3 फोर्टनाइट्स में हमने देखा कि फ्रीज हैं और अब गवर्नमेंट शायद विलिंग है कि वो अपनी हुकूमत कुर्बान कर दे, मगर ये कड़वा घूंट ना पिए। किसी को तो पीना होगा। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये उसके अलावा अगर आपने इंपोर्ट्स कम करनी है, सबसे बड़ा आपको जो इंपोर्ट का बिल है 20-25% से ज़्यादा, वो तो फ्यूल है। बिल्कुल, आप उठा के देंगे, पहला वो रिफाइंड फ्यूल होता है, फिर अनरिफाइंड क्रूड ऑयल है, फिर गैस है आपकी लिक्विफाइड। तकरीबन जो आपकी मेन है वो तो एनर्जी की आपकी इंपोर्ट है। आपने बल्कि उसको सब्सिडाइज किया हुआ है इस वक्त, क्या उसी कंजम्पशन को इनकरेज कर रहे हैं लोगों में। तो बिल्कुल उसकी मेन चीज़ को तो आप नहीं एड्रेस कर रहे, और उसके अलावा उसके बगैर काम नहीं होगा। वो इनको करना पड़ेगा। वो IMF के पास अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं और या रोड मैप देंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में करना पड़ेगा। तो दैट्स द मेन जो चीज़ है वो ही है इस वक्त, वो है फ्यूल सब्सिडीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपसे करते रहेंगे। यार ये आई थी गुज़िश्ता 11 अप्रैल को, मतलब कितना महीना हो गया? महीने से ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा लंबी हनीमून तो आमिर लियाकत भाई की थी यार। कौन सी वाली? अभी हाल वाली। अच्छा, चलेंगे, ठीक है।
क्यों? मतलब आई डोंट नो, देखें हनीमून का मसला वो अपनी जगह है, लेकिन जो इनडिसीजन है वो नहीं जा पा रहा। हाँ। पिछली हुकूमत में 2018 में खान साहब ने यही किया, IMF जाना है नहीं करूँगा, अपनी ही बातों के असीर हो जाते हैं, खुदकुशी कर लूँगा नहीं जाऊँगा। फिर सबने कहा कि भाईजान आपके खुदकुशी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही अपने कपड़े बेचने से कोई फर्क पड़ा, कोई ना ही शहबाज साहब के कपड़े बेचने से कोई फर्क पड़ेगा। कपड़े पहने रहे अच्छा, इन्होंने 38 लग्जरी आइटम बैन कर दिए, खान साहब ने भैंसे वैसे बैन कर दी थी, गाड़ियां नीलाम कर दी, कुछ इंपोर्ट बैन्स तो उस वक्त भी लगे थे, उस वक्त भी लगे थे, खान साहब ने भी ऐसी मिलती जुलती बातें हो रही थी उस वक्त। लेकिन वो जो एक मुहावरा है ना, वो मुझे आज बहुत याद आ रहा था जब मैंने ये 38 लग्जरी आइटम्स वाली बात सुनी कि मुर्दे के बाल कम करने से क्या मुर्दे का वजन कम हो जाएगा। ऐसा ही है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो नाखून काटने पर आ जाएंगे। ऐसा ही पर खींचे ना, काट लें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर इसी पॉजिटिव नोट थैंक यू, यस प्लीज आप कर इजाज़त दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।